हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोगों को लास्ट वीडियो में आपको वन्यजीव अभयारण्य पढ़ाए गए थे, उससे पहले पोषक तत्व पढ़ाए गए थे। यानी आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनका हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आने अनिवार्य रूप से कंपलसरी हैं, क्योंकि एक नंबर उसमें होता है, चाहे वो एसएससी का हो, सिविल सर्विस का हो या फिर किसी भी रेलवे एग्जाम्स का हो। इन सभी में, पुलिस का स्टेट में हो तो भी सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने अनिवार्य होते हैं। आपको पोषक पदार्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वन्यजीव अभयारण्यों की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मनोज सर द्वारा कई सारे वीडियोस आपकी शुरू की गई, जिसमें आपके लोक नृत्य हैं, भारतीय पुरातत्व के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता को, ये सब चीज़ों के बारे में भी उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये टॉपिक भी आप लोग धीरे धीरे उनको अभी कवर करना शुरू कीजिए। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए, जैसे कि आपको बताया कि जो अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तैयारी करने में कि इकट्ठा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी जैसे वन्यजीव अभयारण्य का टॉपिक था, वैसे ही एक आज का ये टॉपिक है। ये केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में एक नंबर इसका अनिवार्य होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जांपल्स आता है कि बताइए सेब में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है बताइए रक्त का पीएच मान क्या है। तो ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं हर टॉपिक के, ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में शुरू करेंगे। ये टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार, लवण और पीएच मान। पीएच मान के बारे में जानेंगे, क्या है पीएच मान, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। तो आइए देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवणों के बारे में। अम्ल क्या है? हम लोग नॉर्मली अगर कोई भी चीज देखेंगे तो अम्ल, सीधी सी अगर भाषा आपको बताएं, जिसमें आपका H+ आयन दिखे, जिस यौगिक में आपको H+ आयन दिखे वो आपका होता है अम्ल। अम्ल में क्वालिटी ही अम्ल की है कि उसमें H+ आयन होगा, और क्षार की क्वालिटी होती है OH-। यही H+ और OH- मिलकर बना लेते हैं HOH, और HOH को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O, यानी कि जल। हाइड्रोजन के दो अणु हो गए तो ये बन जाते हैं जल। अम्ल है क्या? अम्ल ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन प्रतिस्थाप के रूप में रहते हो। हाइड्रोजन प्रतिस्थाप यानी कि जिनमें, जैसे कि अगर आप पानी में, जल में थोड़ा सा भी करंट डाल दो तो हाइड्रोजन के अणु अलग हो जाएंगे, OH- अलग हो जाएगा, H+ आयन अलग हो जाएगा, तो ये चीज अलग हो जाती है। तो H+ आयन हमें जिसमें मिले तो वो है। वैज्ञानिक हैं, कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। आर्हेनियस के अनुसार मत अगर देखा जाए तो आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल एक ऐसे यौगिक हैं जो जल में घुलकर हमें H+ आयन देते हैं। यानी जल में घुलकर वो हमें H+ आयन वो हमेशा हमें दें, वो क्या है? हमारे आर्हेनियस का अम्ल है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार भी उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत था कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने में क्षमता रखते हैं। यानी किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता दे रहे हैं। याद रखिएगा, मैं अभी बाद में इसका जिक्र बाद में भी करूंगा। प्रोटॉन जो प्रोटॉन प्रदान करें वो है हमारे अम्ल। नेक्स्ट है लुईस इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार, नाम में ही इनके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखें वो क्या है? वो है हमारे अम्ल। यानी कि इनका भी सिद्धांत मान्य है और इनका भी सिद्धांत मान्य है। इनके सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं और इनके सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉनों को दिया जा सकता है। यानी कि दोनों चीजें हैं, हो सकती हैं। तो अम्लों के बारे में क्या है कि अम्ल की क्वालिटी क्या होती है? अम्ल की क्वालिटी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अम्ल की क्वालिटी क्या है कि अम्ल हमारे नीले लिटमस पेपर को ये क्या करेंगे? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो होते हैं अपने आप में ही ये खट्टे होते हैं। चाहे आप सिरका ही ले लीजिए, वो भी अपने आप में खट्टा होता है। तो दही है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये सभी खट्टे पदार्थ हैं। अंगूर है, इमली है, इन सभी में भी एसिड है, तो ये भी खट्टे पदार्थ हैं। यानी अम्लों का स्वाद मोस्टली खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखेंगे अम्ल की धातु के साथ क्रिया। अम्ल की धातु के साथ क्रिया, अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ कराते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है, और अगर अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है।
मान लीजिए हमने कोई धातु ले ली अम्ल की, हमने जैसे जिंक या जस्ता, हमने जिंक धातु ली और जिंक को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक किसी भी धातु के साथ, अम्ल की क्वालिटी है कि धातु के साथ ये क्रिया करके लवण बना देंगे और हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। ये हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलेगी वो अभी बताते हैं आपको कि हाइड्रोजन गैस निकली है। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है H2SO4, तो ये ZnSO4 यहाँ पे ये बन जाता है और ये हाइड्रोजन गैस आ जाती है, निकल जाती है। अब इसकी जांच कैसे होती है कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, होता क्या है इसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, 10th क्लास में, कि परख नली के पास में जब ये जाते हैं मोमबत्ती लेके जाते हैं, जब मोमबत्ती ज्वलनशील होती है और वहां से अगर पटपट की आवाज आने लगती है या पॉप की आवाज आने लगती है तो वहां से पता चल जाता है कि वो अब हाइड्रोजन गैस निकलने लगी है। यही आवाज के बारे में पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस वहां पे उपस्थित है। तो यानी कुल मिला के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हमारा पदार्थ जो यौगिक मिलकर तैयार होता है वो होता है जिंक सल्फेट। ऐसे ही कोई भी आप धातु ले लीजिए, यहाँ पे अगर जिंक की जगह आप तांबा लेना चाहें, सोना लेना चाहें, चांदी लेना चाहें, कोई भी धातु ले लीजिए, उसमें भी यही CuSO4 बनेगा। अब H2SO4 की जगह आप यहाँ पे अगर HCl करेंगे तो भी आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा। चाहे कोई भी अम्ल रखिएगा, हर अम्ल की अलग अलग प्रोसेस होती है। तो अम्ल की पहचान कुल मिला के इतना है कि धातु के साथ क्रिया करने पे सबसे बड़ी बात है कौन सी गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, कौन सी गैस निकलती है। अब बारी आती है कि अम्ल की क्रिया अगर क्षार के साथ करते हैं, तो अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करने पर सबसे सिंपल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, खाते पीते रहते हैं, नमक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसके साथ क्रिया करते हैं तो देखिए NaOH यहां पर है सिर्फ H, तो H वाला होता है हमारा अम्ल और OH वाला होता है हमारा क्षार। तो अम्ल और क्षार यहां मिलके बना लिया इन्होंने लवण और जल, यानी अम्ल और क्षार दोनों लोग मिलकर उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ये लवण बना लेते हैं, इसके साथ जल निकलता है। तो होता क्या है कि HCl प्लस NaOH, इसमें देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये हमारा ये NaCl ये निकल जाता है और बचता क्या HOH। ये HOH को हम लोग बोलते हैं H2O यानी कि जल, और NaCl हमारा आ गया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को बोल देंगे हम लोग साधारण नमक। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अम्ल के बारे में और जानेंगे। आइए, अम्ल की क्वालिटी क्या है, अम्ल कितने प्रकार के हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अम्ल की क्वालिटी, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मली अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, यानी कि जल में जाके वो विभाजित हो जाते हैं, तो वो अम्ल है हमारे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी इनमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन पाया जाना कंपलसरी है। हाइड्रोजन आयन यानी जल में घुलकर पूर्व वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब ये चीज यहां पर आपकी लिखी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल जो होता है, किसी भी चीज की प्रबलता ये देखी जाती है कि वो कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग उसकी देखी जाती है उसकी पीएच मान से। जो जिसका पीएच मान जितना कम होता चला जाएगा वो उतना ही ज्यादा एसिड होता चला जाता है। आप लोगों ने पीएच मान के बारे में आप लोगों ने नाम सुन के रखा होगा, अभी आगे भी बताएंगे इस टॉपिक में पीएच मान क्या है। तो पीएच मान में अम्ल की क्वालिटी देखते हैं हम लोग 0 से 7 तक। अब यहाँ पे 7 से कम जितना जो होता चला जाएगा उतना ही एसिड की पावर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की जो पावर होती है वो 0 होती है, इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है। जबकि HNO3 H2SO4 ये 1 1.2 ऐसे होती है इनकी। तो सबसे प्रबल अम्ल HCl, फिर दूसरे नंबर पे होता है हमारा HNO3 और H2SO4। यही यानी कि ये इतना पावर होती है इनको, ये किसी भी धातु को गलाने की भी आपस में क्षमता रखते हैं। अभी आगे बताएंगे आपको इसमें। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है, जो जल में घुल तो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी देते हैं लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं। जैसे कि सभी ऑर्गेनिक अम्ल, सभी ऑर्गेनिक अम्ल जो हमें प्रकृति से प्राप्त जितने भी अम्ल हैं वो हमारे ऑर्गेनिक अम्ल हैं। तो जैसे कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल,
शर्करा, जैसे कि गन्ने की शर्करा से ही बनाया जाता है, हमारा गन्ने से बनाया जाता है सिरका, तो सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल। इसके अलावा सोडा वाटरों में प्रयोग जो होता है, सोडा में कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर में मिलता है। तो ये सब अम्ल हैं ऐसे। तो इनमें देखिएगा हाइड्रोजन आयन इसमें भी उपस्थित है, लेकिन इनमें मात्रा ज्यादातर कार्बन की होती है। टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है C4H6O6, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का, यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह का एक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल का H2CO3 सॉरी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ इसके बारे में, अम्ल की क्वालिटी के बारे में। तो अम्ल की क्वालिटियों में कुछ और अम्ल भी आते हैं कैटेगरी में, जैसे कि कैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये सांद्र है, इसको हम लोग सांद्र बोल देते हैं, ये सांद्रता है, इसके आधार पर देखिए ये तनु है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में होता क्या है, ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूटेड कैसे पता चलता है। तो सांद्र अम्ल क्या है और डाइल्यूट अम्ल क्या है। सांद्र अम्ल वो होते हैं जो अपने आप में प्रबलता रखते हैं, यानी जिनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है, वो होते हैं हमारे कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र अम्ल। और जिनमें जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो वो है हमारे डाइल्यूट अम्ल। तो यानी कि सांद्र अम्ल है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में केमिस्ट्री लैब में आपने प्रैक्टिकल भी इसमें किया होगा कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता था आपको दिया जाता था, वो उसमें ज्यादा तीक्ष्ण गंध आती थी, अगर आप उसको जमीन में भी डाल देते थे तो जमीन में दाग बन जाता था। जबकि घरों में प्रयोग होने वाला, टॉयलेट साफ में होने वाला प्रयोग होने वाला जो H2SO4 होता है वो इतना ज्यादा प्रबल नहीं होता है, वो दाग नहीं बनाता है, यानी कि उसमें अंतर होता है, वो डाइल्यूटेड हो जाता है। जबकि लैब में या प्रयोगों में प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला वो सांद्र भी होता है और तनु भी होता है। तो सर्वाधिक होता है जिसमें अम्ल का घटक आयतन सर्वाधिक हो और जल की मात्रा कम हो, यानी जिसमें अम्ल ना घुल सके, वो है हमारे सांद्र अम्ल। और ऐसे जली घोल जिसमें अम्ल का घटक का आयतन कम हो, अधिक ना हो, वो है तनु अम्ल। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अम्लराज, एक्वारेजिया। आप लोगों ने देखा होगा, सुनार लोग अपने पास कोई भी धातु होती है, उनके पास कोई भी पुराने जेवर लेके जाओ तो वो उनको गला के नया मटेरियल, नई ज्वेलरी बना देते। कैसे कर लेते हैं, वो उनको गलाने की जो पावर होती है, उनके पास जो लिक्विड होता है वो लिक्विड यही होता है हमारा अम्लराज। और पेपरों में काफ़ी बार आया पिछले 6-7 सालों में, अगर कहा जाए इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ये अम्लराज से संबंधित पूछा गया है। क्वेश्चन अब घुमा के पूछा जाने लगा है कि अम्लराज है क्या। पहले आता था कि स्वर्णकारों के पास किसी धातु गलाने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ यौगिक कौन सा होता है, तब सिर्फ लिख के आ जाता अम्लराज। यहां पे अम्लराज है तो अम्लों का राजा ऐसा नहीं है, अम्लों का राजा बोलते हैं H2SO4 को है, लेकिन यहां पे अम्लराज जो है ये अम्लराज है क्या। अम्लराज होता है जब 3:1 के अनुपात में कंसंट्रेटेड, याद रखिए कंसंट्रेटेड बोला, यानी जिसमें कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 मिले, तो यानी कि 3 भाग हमारा HCl हो और 1 भाग हमारा HNO3 हो, तो ये दोनों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो होता है हमारा अम्लराज। ये अपने आप में ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड मिलाए जाते हैं, इन दोनों के मिलाने से ही ये बनते हैं। अब पेपरों में पूछा जाता है, कभी यहाँ पे एक कर दिया जाता है कि 1 भाग HCl और 3 भाग HNO3, कभी ये कर दिया जाता है कि 3 भाग HCl प्लस 1 भाग H2SO4, यानी ऐसे घुमा के ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 3:1 के अनुपात में HCl एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है जो सोना और प्लेटिनम गलाने में प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्वारेजिया क्या है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब जानेंगे अम्ल कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल हैं और उनके उपयोग क्या हैं। अम्लों के उपयोगों के बारे में इसमें टॉपिक में जानेंगे। ये आपसे पूछे जाते हैं प्रकृति से प्राप्त जितने भी स्रोत हैं उनमें कौन कौन से अम्ल हैं। दूध लिख के आए, खट्टा दूध लिख के आए, दही लिख के आए, कुछ भी लिख कर आए, तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है, तो हमने आपको बताया था कि एक वर्ड याद रख लो, लैक्टो। तो बस वो लैक्टो याद रखो। दूध से संबंधित ज्यादातर चीजों में वही चीज पाई जाती है, जैसे कि दूध की शुद्धता मापने में प्रयोग होने वाला यंत्र लैक्टोमीटर, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, दूध में पाया जाने वाला एसिड लैक्टिक एसिड, तो यानी लैक्टो याद रखो बस।
तो दूध में, खट्टे दूध में, दही में इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की एक क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड से एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जैसे होता है कि अगर हम लोग देर तक काम करते रहे तो हमारे शरीर की मांसपेशियां जो अकड़ जाती हैं उनमें दर्द होने लगता है, यानी कुल मिला के हम कहते हैं थकान का अनुभव होने लगता है। क्वेश्चन आया था कि मांसपेशियों में थकान का कारण किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों में हमारे जो अम्ल इकट्ठा हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां हमारी दर्द करने लगती हैं, इठने लगती हैं जैसे हम कहें तो। नेक्स्ट है हमारा सिरका एवं अचार। सिरका, तो सिरका और अचार में इनमें प्रयुक्त होने वाला अम्ल जो होता है वो हमारा एस्टिक अम्ल होता है। ये एस्टिक अम्ल गन्ने से ही बनता है, आप सभी लोग जानते होंगे सिरका गन्ने से ही बनता है, एस्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक हैं उनमें जो प्रयोग होता है, कोल्ड ड्रिंक, हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सोडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपकी माजा फ्रूटी और ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे। माजा फ्रूटी सुगंधित हैं, एस्टर हैं, वो अलग हैं, उनमें कार्बोनिक अम्ल के साथ में अलग चीरिया होती है, यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिक अम्ल है, इसलिए अंतर है। तो सोडा वाटर और पेय में कौन सा है? वो है कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है सेब। सेब के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ये सभी पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इनके स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाइएगा। सेब में और चाय में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है हमारा मैलिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ज्यादातर खट्टे पदार्थों में जो नींबू वंश के पदार्थ है, नींबू वंशों के पदार्थों में ज्यादातर नींबू है, संतरा है, इनमें साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट है इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। यही टार्टरिक एसिड को बाद में बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है, टार्टरिक एसिड से, जो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा। आमाशय, हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद एक एसिड होता है जो सबसे खुद प्रबल अपने आप में है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है आमाशय में। यही हमारे शरीर में अम्लता को भी देखता है, यही हमारे शरीर में अंदर आने वाले जीवाणुओं को भी खत्म कर देता है, कंकड़ पत्थर जो पहुंचते हैं उनको भी खत्म कर देता है भोजन के माध्यम से। तो आमाशय में जो पहले से, पेट में हमारे जो पहले से मौजूद होता है अम्ल, वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है मक्खन। यहाँ पे मक्खन की बात करें तो मक्खन जो होता है वो दुर्गंध युक्त वाला मक्खन है, यानी कि जिसमें बदबू आती है वो वाला मक्खन है। उस मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट है टमाटर। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे फोटोग्राफी में एक क्वेश्चन और बनता है फोटोग्राफी से कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला कौन सा यौगिक है, तो वहां पे वो सिल्वर ब्रोमाइड है, वो आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी देखेंगे नेक्स्ट आंवला। आंवला और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी का डंक, चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH, यानी कि यहाँ पे कार्बन की मात्रा 1 है तो 1 को बोलते हैं मैथ, तो IUPAC नाम इसका होता है मेथेनोइक एसिड। बिच्छू का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? जो उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है घास। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी PCS क्वेश्चंस में आया था, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है टॉयलेट। तो टॉयलेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉयलेट में पाया जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब शरीर से नहीं निकल पाता है तो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, तब उस समय हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से भी शरीर में हाथ पैर मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आता है, तो आंसर है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है किस अम्ल का प्रयोग दवा बनाने के काम में, दवा की जो ऊपर की स्किन होती है इनका प्रयोग किया जाता है? वो है आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजीन से बनते हैं ये सब। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने में, जैसे अभी आपको बताया था किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका टार्टरिक अम्ल। खाना पचाने में, तो अभी आपको बताया कि हमारे आमाशय में पहले से ही मौजूद होता है अम्ल, तो खाना पचाने में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? HCl। नेक्स्ट है मांसपेशियों में थकान का क्या कारण है? ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सभी, लैक्टिक अम्ल। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार या बेस के बारे में। ऐसे यौगिक जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना दें, वो क्या है? हमारे भस्म यानी राख। और इस राख में जब जल मिल जाता है तो राख बन जाती है क्षार। तो यानी कि भस्म ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि वही पुराना एग्जाम्पल अपना पढ़ लें, HCl यानी HCl हमारा अम्ल हो गया,
NaOH यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हो गया हमारा क्षार, अम्ल और क्षार जब दोनों मिल जाएं तो क्या बन जाता है हमारा लवण। और लवण कौन सा लवण बना, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड और जल ये निकल जाता है। तो इनमें भी वही वैज्ञानिकों ने इसमें भी वही राय दी। तो आर्हेनियस ने इसमें आपको जो अम्ल में बताया था, आर्हेनियस ने अम्ल में क्या बताया था कि ऐसे यौगिक जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल, आर्हेनियस ने बताया था। और आर्हेनियस ने क्षार में क्या बताया कि ऐसे यौगिक जो जल के साथ OH आयन देते हैं। तो जल हमारा सीधा है कि HOH बोलते हैं हम लोग, H आयन ये निकल गया, OH- ये निकल गया, तो 2 आयन हो जाते हैं, ये अम्ल हो जाता है और ये क्षार में चला जाता है, तो OH- होता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने भी बताया, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने वहां पे बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन अम्ल प्रदान करते हैं, जबकि क्षार प्रोटॉन क्या करते हैं, क्षार प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के अनुसार क्षार ऐसे यौगिक हैं, जैसे लुईस इलेक्ट्रॉनिक ने अम्ल में बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो क्षार इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर जस्ट उल्टा है। इसमें हाइड्रोजन आयन की जगह क्या होता है, OH आयन, इसमें होता है प्रोटॉनों को ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करना। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब हम लोग देखेंगे अम्ल, जैसे अम्ल क्या थे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो क्षार जो है वो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देंगे, उल्टा है, क्षार उल्टे हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं जबकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अंतर है प्रमुख। इसके अलावा क्षार में क्या है, क्षारों के बारे में अगर आपको बताया कई प्रमुख क्षार हैं, इनमें से हम लोग वही प्रमुख क्षार पढ़ेंगे जो पेपरों में आए हुए हैं। तो पहली क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। घरों में ये CaOH का होल ट्वाइस आप लोगों ने देखा होगा, जो खड़िया होता है, चूना होता है, उसमें जब हम लोग पानी मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना। बुझा यानी कि बुझना, बुझाते किससे, पानी से बुझाते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता कैसे है, ऐसे बनता है, जब हम लोग खड़िया यानी चूना पत्थर में CaO में जब हम लोग जल डाल दें तो ये बन जाएगा, देखिएगा CaO में जल डाल दें तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 निकल जाते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ये बन जाते हैं जाके हमारे CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये कलई हो जाती है, इस कलई को हम लोग पोतते हैं दीवारों में, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, घरों में चूना पोतने में, प्लास्टर करने में। कोई भी देखा होगा किसी व्यक्ति का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर भी इसी का ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो Cl से याद रखना HCl। और अगर क्षार पूछा जाता है तो क्षार आपका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसके अलावा चमड़ा, जो चमड़ा होता है उस लेदर के ऊपर का जो बाल होता है उसको साफ करने में, रेजिन साफ करने में होता है वो कि कैल्शियम चूना से ही उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट है जल को मृदु बनाने में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अम्ल के जलने पर, जब भी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर हम लोग जल जाते हैं या किसी भी तेल से या किसी भी चीज़ से जल जाते हैं तो उस जगह पर घर में बोल दिया जाता है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो बेकिंग सोडा ले आओ, कुछ नहीं मिल रहा उससे वो भी नहीं मिल रहा तो टूथपेस्ट लगा लो। तो इन सब चीज़ों में ये चूना जो होता है जिसमें उपस्थित, कोलगेट लगा लो, तो चूना जिसमें उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है, तो अम्ल के जलने पर ये मरहम पट्टी करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, कास्टिक सोडा। तो अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण है क्षार। कास्टिक सोडा का उपयोग हमारा साबुन बनाने में किया जाता है। कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, जबकि नहाने वाले साबुन में कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। वहां पे कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। और जब सोडा बोले तो सोडा बना सोडियम से, तो यहाँ पे सोडा यानी कि सोडियम तो NaOH हो जाता है। दूसरा है दवा बनाने में, कपड़ा व कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। होता क्या है कि जब देखा होगा आपने पेट में एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ती है? जब हमारे शरीर में आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन अधिक कर देती है। तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि पेट में बहुत जलन हो रही है, तो पेट में जल रहा है, तो पेट में एसिडिटी बढ़ रही है। तो होता क्या है कि पेट में ये जठर रस होता है, इसमें अम्लीय मात्रा होती है ज़्यादा, तो इस वजह से ये जठर रस की मात्रा बढ़ जाने से पेट में एसिडिटी हो जाती है। और जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको शांत करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बाजार में कई सारे मिलते हैं, जैसे कि क्रेमाफिन है, डाइजीन है। तो ये पदार्थ आपके क्या इनमें सभी में घुला होता है। कौन सा पदार्थ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? ये हमारा पेट की अम्लीयता को दूर करता है। स्क्रीनशॉट इसके लेते जाइएगा, नोट अपने आप बनाते जाइएगा आप लोग। आइए देखते हैं लवण। लवण क्या है? लवणों के बारे में तो अभी आपने अम्ल पढ़े, अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार कड़वे, ठीक। अम्ल नीले लिटमस को लाल करें तो क्षार लाल को नीला करें। एक क्वेश्चन और छूट गया है जिसमें यह था कि लिटमस पेपर किसका बना होता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में आपको। लवण अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार जब मिल जाएं तो बन जाते हैं हमारे लवण। तो ये देखिए अम्ल मिल गया और क्षार मिल गए तो क्या बन गया? लवण। तो HCl प्लस NaOH तो बन गया हमारा NaCl। देखिए ऐसे बन जाते हैं NaCl। तो क्या निकल गया? HOH, और HOH को क्या बोलते हैं हम लोग? H2O। अब लवणों के उपयोग हैं। सोडियम क्लोराइड, एक लवण हमने ले लिया खाने के रूप में, अचार के परिरक्षण में, यानी कि अचार खराब ना हो तो उसके लिए ऊपर से उसमें क्या मिला देते हैं? नमक। इसी कारण से अचार महीनों चलता रहता है, वरना नहीं नमक मिलाया जाएगा तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो अचार की रक्षा करने के लिए, फफूंदी ना लगे तो परिरक्षण करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जिसे हमने आपको बताया था। तो जो टार्टरिक एसिड से भी बनता है, तो टार्टरिक एसिड से बनता है, उसमें क्या है? खाने के सोडा में पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो खाने का सोडा थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं तो एसिडिटी उससे शांत हो जाती है, क्योंकि खाने का सोडा क्या है? लवण है, उस चीज़ को वो एसिडिटी को शांत कर देगा। और अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके उपयोग, नेक्स्ट लवणों के बारे में। धावन सोडा, धावन यानी कि धोने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O यानी जल के 10 अणु मिलेंगे तो ही धोने वाला सोडा बनेगा। अकेले सिर्फ Na2CO3 लिखा है तो वो सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे शोरा कहते हैं हम लोग व्यवहारिक भाषा में, इसको KNO3 बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पटाखों में बारूद प्रयुक्त होती है उसमें ये होता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन आता है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो है ये क्या है? अपमार्जक, जो बर्तन साफ करने वाले होते हैं पदार्थ उनका चूर्ण जो बना हुआ आता है उसमें कास्टिक सोडा ही प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लें कि सोडियम की उदासीन लवण कौन से हैं, अम्लीय लवण कौन से हैं, क्षारीय लवण कौन से हैं। यानी उदासीन लवण वो जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा बराबर हो, क्षारीय लवण वो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, क्षार की ज़्यादा हो, और अम्लीय लवण वो जिसमें अम्ल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो। तो अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। उदासीन लवण में आ जाता है हमारा नमक, पूरी तरीके से उदासीन है, इसका pH मान भी 7 होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या है? अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे नौसादर भी कहते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 तो AlCl3। सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई, जब बाई शब्द आ जाता है तो उसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो जाता है तो NaHCO3। क्षारीय लवण सोडियम एसीटेट, जिस CH3COO Na,
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोक्सी क्लोराइड CaOH Cl। ये हाइड्रोक्सी, देखिए हाइड्रोक्सी समूह बीच में लगा हुआ है तो कैल्शियम की दो संयोजकता हो जाती है, कैल्शियम +2 होता है तो +2 को हम लोग ऐसे अगर लिख लें एक एक, तो एक OH से जुड़ जाता है और एक Cl से जुड़ जाता है तो CaOH Cl हो जाता है हमारा हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब हम लोग जानेंगे pH मान के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग pH मान क्या है। pH मान की खोज सोरेनसन ने 1909 में की थी। सोरेनसन ने ही बताया था कि किसी भी पदार्थ, किसी भी यौगिक को हम उसकी अम्लीता क्षारीयता के आधार पर कैसे देखेंगे, तो कोई पदार्थ कितना अम्ली है, कोई पदार्थ कितना क्षारीय है, ये pH मान, एक pH मान क्या, pH स्केल दी उन्होंने, इस बारे में बताया कि इतनी रेंज के आधार पर अगर ऐसा होता है तो वो अम्ली है, इतना होता है तो वो क्षारीय है। होता क्या है, किसी विलयन की अम्लीता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH का प्रयोग, pH मान का प्रयोग किया जाता है। pH का फॉर्मूला है pH = -log H + आयन, -log H + आयन। log आपने पढ़ा होगा, लघु गुणक किसे कहते हैं, जैसे लॉगरिथम, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण माइनस लगा है इसीलिए 1/log है। तो हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम यानी उल्टे व्युत्क्रम के लघुगणक को क्या कहते हैं, pH मान। फिर से देखिएगा, विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक, व्युत्क्रम के लघुगणक यानी उल्टा जो होता है उसका लॉग को क्या कहते हैं, उस विलयन का pH कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको कठिन लग रही हो तो सिंपल भैया डेफिनेशन इस बस ये है कि कोई विलयन कितना अम्ली है, कोई विलयन कितना क्षारीय है, ये व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है pH मान। नेक्स्ट है pH मान डिसाइड कैसे करती है। pH मान ये एक स्केल मान लें हम, एक 0 से 14 तक की रेंज है, इसमें 0 से 7 तक के 7 से पहले तक जितने भी होते हैं, 7 से पहले तक जितने होते हैं यानी 6.999 बोल दें हम, तो वो हो गए हमारे अम्ली। और जब 7 पे पहुंच जाएं तो 7 वाला हो जाता है हमारा उदासीन, और 7 से ऊपर बढ़ जाते हैं 7.1, 7.2, 7.3 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक पहुंचे वो हो जाएंगे हमारे क्षारीय। तो किसी भी विलयन में 0 से 7 तक की मात्रा क्या है, अगर रहती है विलयन तो अम्ली है, उससे ज़्यादा है क्षारीय है, और सिर्फ 7 है तो वो क्या है, उदासीन। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम लोग देखेंगे pH मानों के बारे में कि किस पदार्थ में कितना pH मान है। आइए देखते हैं, इनको आप लोग नोट करते जाइएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जो पहले था उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इससे पहले भी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब पदार्थों के pH मान इनके नोट करना चाहें, लगभग 25 से 30 पदार्थ आपको लिखाए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये एक रेंज बताई जा रही, कोई ऐसा नहीं एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि किसी पदार्थ में अम्लीता ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। इसीलिए बुक्स में भी हो या फिर कहीं भी हो, पेपरों में भी हो, कभी भी इनकी एक रेंज निर्धारित नहीं होती। तो कुछ ही पदार्थ हैं जिनकी एक रेंज निर्धारित होती है, इसीलिए उनका एक रेशियो दिया जाता है कि उतने से उतने बीच में ये होगा। जल का pH मान 7, और नमक पूर्णतया लवण है तो उसमें उसका pH मान, और जो लवण होते हैं वो अपने आप में उदासीन होते हैं तो उसका pH मान हो गया 7। दूध में क्या होता है, अभी आपको बताया था लैक्टिक एसिड, तो एसिड क्या होता है, अम्ल, और अम्ल है तो उसका pH मान क्या होगा 6.4। दूध हो गया 6.4 और रक्त हो गया 7.4, ठीक है, याद हो जाएगा। लार में होता है 6.5, मनुष्य की लार 6.5। सिरका क्या है 2.4 से 3.0। शराब क्या है 2.8, यानी कि शराब से भी ज़्यादा अम्ली होता है सिरका। नींबू क्या है, और नींबू, शराब और सिरका दोनों से ज़्यादा अम्ली, यानी कि साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और इससे अल्कोहल से दोनों से ज़्यादा अम्ली है, 2.2, 2.4। समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है और लवण होते हैं उसमें उपस्थित, तो लवणों की मात्रा भी उपस्थित होती है, क्षारों की मात्रा भी उपस्थित ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो एक क्षारी होता है। इसका pH मान होता है 8.4 से 8.5। मानव मूत्र क्या है, मूत्र में यूरिक एसिड होता है, तो एसिड है ना, तो एसिड में मात्रा होती है 6.0।
अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में आप लोग भी जान लीजिए। अम्लीय वर्षा, जब वातावरण से आपको बोला जाता है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। होता क्या है कि वातावरण से जब पानी बरसता है तो हमारे वातावरण की हवाओं में, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो होती हैं वो गैसें क्या हैं, जिसमें उनमें कई सारे अम्ल होते हैं, उपस्थित होते हैं। उन गैसों में जैसे सल्फेट आयन है, हमारे नाइट्रेट आयन है, ये उपस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जल में जब वातावरण का बारिश का पानी गिरता है वो शुद्ध पानी होता है, अशुद्ध जल होता है। और जब इन सल्फेट आयनों से क्रिया करता है तो वो H2SO4 बना लेता है, जिसे हम लोग तेजाब कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और HNO3 बना लेता है, जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसे अम्ल जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसकी वजह से स्किन छिल जाती है, स्किन पे फफोले पड़ने लगते हैं। यही रीज़न है, एकमात्र यही रीज़न है, अम्लीय वर्षा होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ताजमहल का रंग सफ़ेद जो था वो भी अब बदरंग होने लगा, वो भी पीला होने लगा है, क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कब होता है? जब 5.6 से रेशियो कम होता चला जाए तो वो होती है हमारी अम्लीय वर्षा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 4.5 से 5.5, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आंसू 7.5, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 बटे सन्नाटा, यानी कि बैटरी एसिड, और बैटरी में जो पाया जाने वाला H2SO4, तो तेजाब का होता है 1.0। सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है? अभी आपको बताया था मैलिक एसिड, और सोडा में हाइड्रोकार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड इनमें होता है कितना? 3.0। अचार 3.5 से 3.9। सिरका और अचार में कुछ मात्रा अलग होती हैं और कुछ के अचार अलग होते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया 8.3। तो सोडा क्या है? आपको बताया था खाने वाला सोडा हमारा क्षार होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको भी क्षार में बताया था 10.5। लाइम यानी बुझा हुआ चूना तो 12.4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और ये NaOH का होता है 14। अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला यानी NH3, अमोनिया का होता है 11.5 से 14। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रोटी। रोटी में क्या है कि रोटी में एसिड होती है, रोटी भी उसमें मात्रा होती है 5.3 से 5.8। मांस, जो मांस होता है रोस्टेड होता है, उसकी मात्रा, उसमें एसिड की मात्रा होती है 5.4 से 6.2। शैम्पू, शैम्पू की मात्रा होती है 7.0 से 10। टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में क्या आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ें उपस्थित होती है, चूना उपस्थित होता है, तो वो क्षार में आ जाता है, इसकी मात्रा लगभग 9 तक होती है। मछली 6.6 से 6.8। दंत क्षय, ये देखो एक पॉइंट आपको बताया कि हमारे शरीर में दंत क्षय के लिए सबसे प्रमुख कारण जो है वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। और दंत क्षय हमारे शरीर में दांतों का सबसे जो मजबूत हिस्सा होता है दांतों का होता है इनेमल, ये मसूड़े में उपस्थित होता है। जब ये कमजोर होने लगता है तो दांत गिरने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब हम लोग ऐसे पदार्थ खाते हैं जिससे हमारे दांत कमजोर हों। और दंत क्षय होने की स्थिति में पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। मक्खन, मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4, ब्यूटारिक एसिड होता है इसमें। नेक्स्ट, किसी भी प्राणी के जीवित रहने का जो परास है यानी रेंज है उसकी, कोई भी प्राणी कितने सर्वाइव कर सकता है, एसिड मात्रा उसके बॉडी में कितनी बनी रहे सर्वाइव करने की, वो होती है 7.0 से 7.8। 7.8 के ऊपर जैसे ही मात्रा बढ़ाने लगती है व्यक्ति शरीर में एसिड की क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये नुकसानदायक होती है, यानी सर्वाइव व्यक्ति नहीं कर पाता ज़्यादा। और 7 से नीचे हो जाती तो एसिडिटी बढ़ जाती है। केला का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2, यानी कुल मिला के आपके 30 हैं। ये आपको याद करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। ये आपका पीएच मान का टॉपिक आपका यहीं पर आपका ओवर होता है। और सभी संकल्प विद्यार्थी, सभी जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो आपकी क्लास चल रही हैं उन क्लास को सुबह 11 बजे और 5 बजे शाम को इसको ज़रूर देखें और नोट करिएगा, इनके अपने नोट्स बनाइएगा। अभी नहीं, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन बाद, 1-2 महीने बाद ये आपके एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स होना अनिवार्य तो है ही। और जो आपकी नौकरी को लेकर सौगात, नौकरी की सौगात आपके लिए लेकर आएंगे, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। और जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि बार बार हम असफल हो रहे हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कई बार असफल होते हैं, लेकिन
असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, और जब आप पूरी शिद्दत से करेंगे तो आपको खुद इसमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे चूक रहे थे। और गलतियों को ढूंढना ही सबसे बड़ी महानता है कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी गलती गिनाए आके, इससे अच्छा है कि आप स्वयं अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें, तभी आप एक अच्छा कार्य करेंगे और एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।